नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जो हमारा है चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम आज एक्सक्रेशन या फिर उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा का यूज़ किया है, आप लोग देखिएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारा कि मेरे पिछले टॉपिक में भी एक दो टॉपिक रह गए थे, जिसमें था वाष्पो उत्सर्जन और वाष्पो उत्सर्जन का महत्व। ये दो टॉपिक मेरे रह गए थे। तो हम पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, फिर हम आगे हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन उत्सर्जन देखेंगे, फिर जंतुओं में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र और वृक्क की संरचना, मूत्र निर्माण, डायलिसिस, इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा वाष्पो उत्सर्जन क्या है, या पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है वो क्या है, इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो जब हम वाष्पो उत्सर्जन के बारे में देखते हैं तो हमारा वाष्पो उत्सर्जन जो है पौधों में वायवीय भाग का मतलब ये होता है जो दिखाई देते हैं हमें उन भागों से। पौधे में वायवीय भागों जैसे पत्तियों एवं तनों द्वारा अतिरिक्त जल, जो कि पौधों में यूज करने से ज़्यादा जल होता है या अधिक मात्रा में जो जल होता है, उस जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। जो अतिरिक्त जल होता है, पौधों में जो अतिरिक्त जल पाया जाता है उसका बाहर निकालना जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन बन जाता है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है। पौधों द्वारा अवशोषित जल की कुल मात्रा का 98% भाग जल के रूप में बाहर निकालते हैं। जो पौधे जल ग्रहण करते हैं, जिसे 100% उन्होंने ग्रहण किया, जिसमें से वो केवल 2% जल ही अपने लिए यूज़ करते हैं, बाकी 98% जो जल होता है वो वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। फिर इसका महत्व हम देखते हैं, तो जो हमारा महत्व, यह रसारोहण में सहायक होता है। पौधे के अंदर जो रस पाया जाता है उसमें ये सहायक होता है। इसके द्वारा पत्तियों का ताप नियंत्रित रहता है, यह पत्तियां शीतल रहती, ठंडी बनी रहती हैं, और यह मृदा से जल को अवशोषण में सहायक होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि मृदा से जल के अवशोषण में सहायक होता है। यहाँ पर यह हो जाता है कि जैसे जो पादप होते हैं वो एक्सक्रीशन या फिर वाष्पो उत्सर्जन करते रहते हैं, और वाष्पो उत्सर्जन होने के साथ साथ जड़ों के द्वारा पौधे मृदा से जल को खींचते रहते हैं। इनके अंदर ये खींचने का प्रोसेस हमेशा निरंतर चलता रहता है कि उस वाष्पो उत्सर्जन के कारण। तो अब हमारे यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं उत्सर्जन पर। तो जो हमारा उत्सर्जन है, हम देखते हैं उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन जो हमारा है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव अपने शरीर से चयापचय, अपशिष्ट उत्पादों और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ है या फिर हानिकारक जो पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने की का जो प्रोसेस होता है या जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि उत्सर्जन मतलब शरीर से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना या अलग करना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमीनो अम्ल जो यूजफुल नहीं होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि अतिरिक्त विषाक्त पदार्थ हैं, इन सभी को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक परिभाषा और हमारी यहाँ से बनती है कि जैव शरीर में निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का जैव शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ से उत्सर्जन हमारा ये हुआ कि किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना या किसी भी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन क्या होता है, कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। सभी सजीवों के शरीर से, जो हमारे सभी सजीव हैं, सभी सजीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है या फिर जीवों में उत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया उत्सर्जी अंगों द्वारा पूर्ण होती है। जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है यह उत्सर्जी अंगों के द्वारा पूर्ण होती है। तो आगे जब हम देखते हैं इसके बारे में, उत्सर्जी अंगों के बारे में,
कि जो जीव होते हैं, विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। सभी जीव कहीं न कहीं भिन्न होते हैं, तो उनके अंदर उत्सर्जी अंग भी भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारे प्रोटोजोआंश होते हैं, प्रोटोजोआंश में संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा या फिर उनकी जो बॉडी सरफेस होता है या सामान्य जो सतह होती है उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। और दूसरा हमारा आता है स्पंज। स्पंज होता है, इसमें जल प्रवाह जो होता है यह एक खोखले पाइप की तरह होती है कहीं न कहीं। तो ये पानी को खींचता है फिर निकालता है, ये अपने आप में प्रोसेस के अंदर जल प्रवाह का चलता रहता है। फिर आगे देखते हैं सीमेंट, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होगा सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट के अंतर्गत जब देखते हैं तो सामान्य सतह के द्वारा उत्सर्जन होता है। जैसे हमारे शरीर में वो पसीने के माध्यम से होता रहता है, तो सतह के द्वारा मतलब बॉडी सरफेस होता है उसके द्वारा होता रहता है। और अगला हमारा है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस जो होती है उसमें फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके माध्यम से उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों का एक्सक्रीशन होता रहता है या फिर उत्सर्जित होते रहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। आगे होता है हमारा न्यूमेटोड। न्यूमेटोड में होते हैं रीनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। एनालिडा में नेफ्रेडिया पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा में मैलिपिगन नलिकाएं पाई जाती हैं। जबकि कशेरुकी में ब्रक पाए जाते हैं। जो हमारे कशेरुकी होते हैं उनमें ब्रक पाया जाता है। तो आगे हम कशेरुकी में देखेंगे कि जंतुओं में हम कशेरुकी जंतुओं के बारे में देखते हैं तो उसमें ब्रक पाया जाता है। तो इसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि जो होता है हमारा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो हम अब देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। तो इसके बारे में जब देखते हैं तो मानव शरीर में सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 अंग पाए जाते हैं। जो हमारे मानव शरीर होता है, मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए 4 अंग पाए जाते हैं, जिसमें से एक जोड़ा वृक्क है हमारा, 2 मूत्रवाहिनियाँ हैं और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग है। इनके द्वारा पूरा प्रोसेस चलता है, एक एक करके पहले वृक्क में जाएगा, वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग के द्वारा जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो आगे हम एक एक करके देख लेते हैं इन सब के बारे में कि कैसे होता है। तो जब हम इसकी फिगर के बारे ये डायग्राम से समझते हैं तो देख लीजिए ये हमारा है मानव शरीर का उत्सर्जित तंत्र। ये पूरा तंत्र है हमारा, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस। तो इसमें देख लीजिए कि 2 जोड़ी हमारे जो हैं वृक्क पाए जाते हैं। यहाँ से जब देखते हैं तो हमारे 2 जोड़ी यहाँ ये वृक्क हो गए और ये हमारी महाशिरा है और ये महाधमनी है। फिर ये जो हमारी दो नली की तरह संरचना होती है इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, जिसके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारा ये यहाँ मूत्राशय में एकत्रित होता है। फिर यहाँ से हमारा मूत्र मार्ग है जो कि इसके द्वारा वो अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो हमारा है मानव में उत्सर्जित तंत्र, इसके बाद थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो मैंने वृक्क अभी दिखाया इसमें डायग्राम में कि यहाँ पर देखिए जो हमारे ये वृक्क हैं, ये जो हैं ये हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनके अंदर ही सारा प्रोसेस होता है। तो एक एक करके जब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जी अंग है, क्योंकि यह मूत्र का निर्माण करता है। वृक्क के अंतर्गत ही मूत्र का निर्माण होता है। जो वृक्क का आकार होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। इनकी संख्या 2 होती है। दाईं ओर का वृक्क बाईं ओर के वृक्क की तुलना में थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। जो दायां वृक्क है वो बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होता है, दायां थोड़ा नीचे स्थित होता है। जो वृक्क की लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। इसकी भीतरी सतह अवतल तथा एक दूसरे के आमने सामने होती है। जिसके अंदर की सतह होती है, वृक्क के अंदर की सतह अवतल होती है। अवतल का मतलब ये इस तरह से कुछ होता है। तो अवतल होती है, एक दूसरे के आमने सामने दोनों किडनियाँ ऐसे पाई जाती हैं। तो वृक्क में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर उसे शुद्ध करने का कार्य करती हैं। जो हमारे वृक्क होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके शुद्ध करने का काम करते हैं। अतः वृक्क को रक्त का फिल्टर कहते हैं। प्रत्येक वृक्क की अवतल सतह से एक एक करके मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं। यहाँ पर हम आगे और देखते हैं कि प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो कि मूत्राशय में खुलती है। जो मूत्रवाहिनियाँ 2 नली के पाइपनुमा संरचना दिखाई थी मैंने, वो निकलती हैं और मूत्राशय में जाती हैं।
मूत्राशय जो होता है मूत्र को संचय करने वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। एक थैली की तरह नीचे देखा था कि लगा हुआ, तो एक संरचना जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वृक्क की संरचना क्या है। जब हम वृक्क की संरचना के बारे में देखते हैं तो वृक्क जो हमारा होता है बाहर से एक आवरण होता है जो कि कैप्सूल से ढका होता है। जो वृक्क होता है हमारा बाहर से एक कैप्सूल नुमा संरचना से ढका होता है। वृक्क के भीतरी दो भाग होते हैं। बाह्य जो होता है वो कार्टेक्स होता है, आंतरिक मेडुला होता है। और फिर पेल्विक से मूत्र वाहिनी बाहर निकलती हैं। वृक्क में असंख्य कुंडलित संरचनाएं होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जो हमारा नेफ्रॉन है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। आगे हम इसकी संरचना के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, अब इसके बारे में एक एक करके इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा ये वृक्क धमनी है। एक मिनट सेट करने दीजिए। ये हमारा वृक्क धमनी, तो वृक्क धमनी किस थ्रू आता है, वृक्क शिरा। ये दोनों शिरा जिनके अंतर्गत मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किडनी में या वृक्क में प्रवेश करता है। तो जो हमने अभी इसकी संरचना के बारे में जब देखा कि जो इसका बाहरी ये वाला जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है बाहर की, यहाँ पर इसे जो होता है हमारा, इसे वैसे तो बता रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। जो हमारी ये बाहर की संरचना है इसे कैप्सूल कहते हैं। जो कि यह जो किडनी को एक सुरक्षा प्रदान करता है या इसका ये आवरण होता है। जो हमारे वृक्क होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कार्टेक्स। जो हमारा अंदर का भाग है, जो ये इस तरह से हमारा इस तरीके से ये भाग है हमारा, ये मेडुला भाग है। लेकिन यही जब हमारा ये बाहर का भाग है, बाहर वाला हमारा भाग है जिसे हम कार्टेक्स कहते हैं। बाहर के भाग को कार्टेक्स कहते हैं, ये अंदर के भागों को हम मेडुला कहते हैं। फिर जब जहाँ से हमारी नली निकली होती है, मूत्र वाहिनी निकली होती है, उसे हम पेल्विस कहते हैं। ये हमारा देख लीजिए पेल्विस कहते हैं, इस वाले भाग को हम पेल्विस कहते हैं जिससे मूत्र वाहिनियाँ निकली हुई होती हैं। और ये जो हमारी होती हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो हमारा है वो किडनी की जो है वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई है। ये संरचनाएं भरी हुई हैं, ये इसके अंतर्गत नेफ्रॉन की संरचनाएं हुई हैं जो इसके अंदर भरी हुई हैं। और ये एक जो वृक्क होता है उसकी एक कार्यात्मक इकाई होती है। अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। जो नेफ्रॉन होता है कि नेफ्रॉन की संरचना क्या है। जो मैंने बताया कि नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई होती है, तो हम नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं कि नेफ्रॉन के भी 2 भाग होते हैं। एक ग्लोमेरुलस होता है, एक हमारा ग्लोमेरुलस होता है, दूसरी हमारी नलिका होती है। जब हम एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। तो ग्लोमेरुलस जो हमारा है नेफ्रॉन का ऊपरी भाग कप नुमा बोमेंस कैप्सूल जिसमें कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो अभी हम फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। इसका एक सिरा वृक्क धमनी तथा दूसरा सिरा वृक्क शिरा से जुड़ता है। तो आगे जब हम इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से इसका डायग्राम जब देखते हैं कि जो हमारा है क्या था, ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस जी हमारा ये वाला भाग है, 2 मिनट, जो हमारा ये वाला भाग इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसमें कि हमारा अनेक गुच्छिकाएँ भरी होती हैं, गुच्छानुमा संरचनाएं भरी होती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर हम देखते हैं नलिका के बारे में। बोमेन कैप्सूल के नीचे कुंडलित संरचना होती है जिसे निकषतः कुंडलित नलिका तथा दूसरा भाग है नलिका। जो हमारी ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना यहाँ तक की जो हमारी संरचना होती है इसे हम निकटस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। लेकिन जब ये वाली हमारी जो लूप की नुमा जो हमारी संरचना बनी हुई होती है, जो यहाँ से हमारी लूप की नुमा संरचना ये वाली बनी होती है, इन संरचनाओं को हम हेलेने लूप कहते हैं। अनेक नेफ्रॉन की निकटस्थ कुंडलित नलिका संग्रही नलिका में खुलती है। यहाँ पर संग्रही नलिका होगा, संग्रही नलिका में खुलती, यहाँ से जाती हुई या इधर की तरफ खुलती है। तो एक हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है मानव शरीर में। जब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं तो नाइट्रोजन अपशिष्ट, यहाँ से जब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन अपशिष्ट, ऊपर नहीं जाएगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट युक्त रुधिर वृक्क धमनी की सहायता से वृक्क में प्रवेश करता है। वृक्क धमनी की सहायता से
वृक्क में प्रवेश करता है। रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते ही कोशिका भित्ति बोमेन कैप्सूल भित्ति फिल्टर की तरह कार्य करने लगती है। जो हमारी बोमेन कैप्सूल की जो भित्ति होती है, जो बाहरी उसका जो पाइप नुमा संरचना उसकी दीवारें होती हैं, वो फिल्टर की तरह कार्य करने लगती हैं। इस क्रिया में जो हमारी फिल्ट्रेशन की क्रिया है, इस क्रिया में सरल व छोटे अणु जैसे अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज आयन या फिर यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ये जितने भी अणु हैं ये केशिका के रक्त में ही रह जाते हैं। जो केशिका से रक्त निकलता है उसमें ही रह जाते हैं। जो यह क्रिया 2 मिनट यहाँ से छूट गया कि अमीनो अम्ल जो हमारे अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं तथा जो रक्त की बड़े अणु हैं या बड़ी कोशिकाएं हैं वो केशिका में ही रह जाते हैं। मतलब जितने भी बड़े अणु हैं वो केशिका में रह जाते हैं, लेकिन जो छोटे अणु होते हैं वो जैसे कि अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल या यूरिया, यूरिक अम्ल या ग्लूकोज, ये जितने भी अम्ल हमारे हैं छोटे वाले वो बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, लेकिन बड़े वाले हमारे केशिका में ही रह जाते हैं। जो यह पूरी प्रक्रिया है बड़े अणुओं का रुकना और छोटे अणुओं का केशिका में आना, इस क्रिया को हम परानिस्यंदन क्रिया हमारी कहलाती है। लेकिन कुछ उपयोगी पदार्थ, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारे यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी वो भी रक्त में आ जाते हैं, तो उनका यूज़ करने के लिए जो हमारा था जो बोमेन कैप्सूल से जुड़ी नलिका में अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो भी हमारे आ जाते हैं अणु आ जाते हैं, लेकिन उनका यूज़ होता है हमारे शरीर में, तो उन्हें बोमेन कैप्सूल से जुड़ी जो एक नलिका होती है उसमें अवशोषित कर लिया जाता है। तो हमारी जो यहाँ से जो हमारी प्रक्रिया है इसे हम चयनित अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को चयनित अवशोषण कहते हैं। तो आगे हम और देख लेते हैं इसके बारे में कि जो हमारा मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वह 2 पदों में होती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हमारी 2 पदों में होती है। एक हमारी होती है रक्त परानिस्यंदन, जिसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड कहते हैं। दूसरा हमारा उपयोगी पदार्थों का चयनित पुनः अवशोषण, उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। आगे हमारा होता है कि यूरिया एवं यूरिक अम्ल पुनः अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए पुनः अवशोषण के बाद नेफ्रॉन नलिका में यूरिया, यूरिक अम्ल तथा जल आदि रह जाते हैं, जो वृक्क के पेल्विस में पहुंचकर मूत्र का निर्माण करते हैं। यह मूत्र मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आ जाता है तथा मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे स्त्रावण कहते हैं। बाहर निकलने की जो प्रोसेस है या बाहर जब निकलता है उसे हम स्त्रावण कहते हैं। तो आगे हम अब देख लेते हैं कि डायलिसिस हमारा एक पॉइंट है कि डायलिसिस कहते हैं। जैसे कुछ लोगों में होता है कि अगर हमारी किडनियाँ या हमारे वृक्क जो हैं वो बेकार हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके शरीर में क्या अपशिष्ट पदार्थ रुके रहते हैं, लेकिन अगर अपशिष्ट पदार्थ उनके शरीर में रुके रहेंगे या हानिकारक पदार्थ उनके शरीर में रुके तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए मतलब उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया हेतु यदि दाता उपलब्ध ना हो तो अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया में विसरण व परासरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ हमारा एक शब्द है कि प्रत्यारोपण। जो हमारा प्रत्यारोपण का मतलब यहाँ पर ये निकलता है हमारा कि जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो उसे बदलना, प्रत्यारोपित करना, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अदल बदल करना किडनियों का हमारा प्रत्यारोपण कहलाता है। यदि किसी मानव में वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो यह एक गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर समस्या मतलब क्या, अगर वृक्क खराब हो जाता है, किडनी हमारी खराब हो जाती है तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रुक जाते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 2 वृक्कों के स्थान पर एक वृक्क युक्त मानव भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोनों वृक्कों के अगर एक भी वृक्क आपके शरीर में बॉडी में है तो आप निरंतर चलते रहेंगे, मतलब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएंगी। तो जो इनके किडनी का अदल बदल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फेरबदल करना, इसे ही हम प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है तो यदि दाता उपलब्ध नहीं, यदि व्यक्ति आपके शरीर में किडनी की समस्या है और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी किडनी आपको नहीं दे रहा है, तो इस समस्या से बचने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए हम
डायलिसिस की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है, हमारी पूरी प्रक्रिया विसरण एवं परासरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आगे हम और भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा मानव में उत्सर्जन जो पॉइंट है, जंतुओं में उत्सर्जन, ये हमारा समाप्त होता है। आगे हमारा ये कहा जाता है कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो हम देख लेते हैं पादपों में उत्सर्जन। पादपों में जो हमारा उत्सर्जन है, पादपों में जंतुओं के समान कोई विशिष्ट एवं जटिल उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। पादपों में उपापचय की दर भी बहुत कम होती है। पादपों में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पादप शरीर से बाहर निकालने के लिए भिन्न भिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उप उत्पाद के रूप में निर्मित ऑक्सीजन दिन के समय में वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। गोंद, रेजिन आदि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लंबे वृक्षों में पाए जाने वाले छाल, कार्क, द्वितीयक जाइलम, मृद ऊतक ही हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें किसी भी तरह से वो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हमारा उत्सर्जन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैंने फुल पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताएं और अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।